मतलब इस तरीके से वो लोग इस चीज से डे टू डे यूजेज में पक्का परेशान होने वाले हैं। मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने इसे ऑफ करके यूज करा है, वरना मैं इस फोन को पक्का यूज नहीं कर पाता। तो फाइनली इस खूबसूरत से फोन को चलाते हुए हमें हो गए हैं लगभग 7 दिन। तो आज हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसा है Realme का नया फोन। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसकी उस चीज से जो कि काफी ज्यादा चर्चा में है। वो इसके कर्व डिस्प्ले नहीं है, वो है इसके UI में मिलने वाले एड। क्या बढ़िया था गुरु। तो इस फोन के अंदर जो UI है ना, इसे लोगों ने कचरा UI घोषित कर दिया है अब तक बिकॉज ऑफ एड। और मैंने जितना बताया था आप लोगों को कि MIUI के कंपैरिजन में मुझे Realme UI पर्सनली पसंद था। और रीजन सिंपल सा है, इसके अंदर कम एड मिलता था, मतलब ब्लोटवेयर कचरा कम दिया जाता था, और साथ ही जो इसकी स्मूथनेस होती थी वो भी काफी अच्छी होती थी। और सिर्फ 25-30 हज़ार वाले फोन की नहीं, अगर आप Realme के 12-15 हज़ार वाले फोन को भी उठाओ और उसका हाई रिफ्रेश रेट को चलाओ तो स्मूथनेस काफी अच्छी होती थी, काफी लाइट UI था। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि भाई इन्होंने सोचा कि MIUI से तो बेटर है ही हमारा UI, तो थोड़ा ब्लोटवेयर दे देंगे तो क्या ही पता लगेगी लोगों को। तो इस बार इन्होंने भरपूर कचरा दिया है अपने UI के अंदर, एंड ये काफी ज्यादा इरिटेटिंग भी है। बट जब ये फोन आया था और उसके कंपैरिजन में अब मैं कंपेयर करूं इसके ब्लोटवेयर को, तो पहले क्या था, जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते थे तो काफी ज्यादा रिकमेंडेड ऐप मिलती थी नीचे की तरफ, लेकिन अब ये चीज इन्होंने रिमूव कर दिया। तो ये वाला पार्ट तो इन्होंने थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया। बट अदर चीजों की बात करूं, जैसे कि मैंने इसके अंदर कोई एप्लीकेशन जैसे डेली हंट है, ऐसी एप्लीकेशन को अभी तक ओपन नहीं करा, बट फिर भी मेरे को इनकी पुश नोटिफिकेशन मिलती है डेली। तो मैं इन चीजों से परेशान हो चुका हूं। हालांकि आप इन चीजों को ऑफ कर सकते हो, लेकिन एक नॉर्मल यूजर इन्हें ऑफ करने नहीं बैठेगा। जैसे कि आप अगर इस फोन को अपने मम्मी पापा को दे देते हो या अपनी बहन को दे देते हो जो नॉन टेकी हैं, वो लोग इस चीज से डे टू डे यूजेज में पक्का परेशान होने वाले हैं। और एक चीज और सर में दर्द कर देगी इस यूजर के, वो है हॉट ऐप एंड हॉट गेम एप्लीकेशन। भाई ये मिलती तो दूसरे UI के अंदर भी है, वीवो ने अपने UI के अंदर डाली हुई है चीजें, लेकिन वहां पर जो ऐप रिकमेंडेशन है इसके कंपैरिजन में अच्छी है। और हॉट ऐप और हॉट गेम को आप भाई होम स्क्रीन से डिसेबल कर सकते हो वीवो के फोन के अंदर, लेकिन इसमें अगर आप डिसेबल करने पर आ गए तो पहले आपको ऐप मार्केट में जाना पड़ेगा, वहां से सेटिंग में अंदर घुस के डिसेबल होती है, होम स्क्रीन से नहीं होती। तो अगर आप एक नॉन टेकी पर्सन हो तो ये वाली एप्लीकेशन आपको परेशान कर देंगी, क्योंकि इनके रिकमेंडेशन काफी ज्यादा वही आता है। और दूसरा, जब आप ऐप ड्रॉअर में जाओगे तो ऐप ड्रॉअर ओपन करते हैं, यहां पर कीबोर्ड ओपन हो जाता है। तो ये चीजें देनी क्यों? हालांकि आप इसे ऑफ कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल पर्सन इससे भाई बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाएगा डे टू डे यूजेज में। मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने इसे ऑफ करके यूज करा है, वरना मैं इस फोन को पक्का यूज नहीं कर पाता। अब ऐसे नहीं है, इस UI का जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ एड की वजह से बेकार हुआ है। इसका एक्सपीरियंस भाई 120 हर्ट्ज का भी काफी बेकार है। ये फोन बाय डिफॉल्ट ऑटो रिफ्रेश रेट पर आता है, और ऑटो रिफ्रेश रेट पर जब आप इस फोन को चलाओगे तो इसमें अंधी जिटरिंग मिलती है। लाइक आप कोई वीडियो वॉच कर रहे हो और अचानक से आपको होम स्क्रीन पर जाना है, तो उस टाइम पर तो भाई ये पूरा कांप जाता है फोन। इसमें बहुत ज्यादा जिटरिंग नोट करी है मैंने। लेकिन अगर आप इसको 120 हर्ट्ज पे सेट कर लोगे, जहां पर थोड़ी सी बैटरी कंजप्शन बढ़ जाती है बट इतना डिफरेंस नहीं है, उस टाइम पर इसकी जिटरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, बट स्टिल जिटरिंग मिलती है। तो 120 हर्ट्ज का जो यहां पर एक्चुअल मजा है वो कम मिलता है, क्योंकि जिटरिंग इस फोन के अंदर अंधी मिलती है। और Realme UI का जो एक प्लस पॉइंट था स्मूथ ऑप्टिमाइजेशन, वो मेरे को डेफिनेटली इस फोन के अंदर काफी कम लगा है। और कमियां UI में सिर्फ यहीं तक नहीं थमती, इसके अंदर बग्स भी नोट करे हैं हमने। जब हम इसके अंदर वीडियो देख रहे थे तो भाई हमने जैसे इसे लैंडस्केप मोड पर लगाया तो इसके अंदर ऑटो रोटेटिंग काम ही नहीं करता। कभी कभी आपको याद दिलाना पड़ता है कि हम वीडियो भी देख रहे हैं, ऑटो रोटेट हो जा, तो उसके बाद ये काम करना स्टार्ट होता है। और ये मल्टीपल टाइम्स हमने फेस करा है। और इसी के साथ जब आप इसके अंदर HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो सिर्फ HDR कंटेंट स्ट्रीम करते ही प्रॉब्लम फेस हुई है, क्योंकि HDR कंटेंट जब हम देखते हैं, जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है, आप उसे मैनुअली एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसका लाइट सेंसर अच्छे से काम नहीं करता, जिसकी वजह से HDR कंटेंट देखते हुए हमने देखा कि या तो इसकी डिस्प्ले बिल्कुल ही ब्राइट हो जाएगी, बिल्कुल बूस्ट कर लेगी, या बिल्कुल डल हो जाएगी। तो इसकी डिस्प्ले में लाइट सेंसर का इशू है, और ये चीज हमने सॉफ्टवेयर से भी चेक करी है, या तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको फिक्स करना पड़ेगा Realme को। बाकी के सेंसर अच्छा काम करते हैं, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर वगैरह। और इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी के ऑल ओवर बात करूं तो डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को काफी अच्छी लगी है। यहाँ पर जो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस है एक तरीके से फुल व्यू मिलता है, क्योंकि इसके बेजल्स और चिन काफी कम है, और जो यहाँ पर कलर्स भी निकल कर आते हैं वो भी काफी अच्छे हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर आप फुल HD में तो कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, लेकिन अभी HDR का ऑप्शन नहीं मिलता। हालांकि डिस्प्ले HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आती है, तो Realme हो सकता है HDR कंटेंट स्ट्रीम का भी ऑप्शन आपको इनेबल कर दे, बट इसकी मैं श्योरिटी नहीं लूंगा। बाकी इसकी आउटडोर पीक ब्राइटनेस अच्छी है। और इसके अंदर PWM डिमिंग की बात करें, जो कि इसकी एक मेजर हाईलाइट रही है, तो मैंने इसको भाई रात में भाई रजाई के अंदर घुस के कंटेंट स्ट्रीम करके देखा इस डिस्प्ले में, तो यहाँ पर आईज पर एक्चुअली स्ट्रेन थोड़ा सा कम पड़ा। और हमने इसकी डिस्प्ले को शूट करते हुए भी काफी बार देखा है, इसके डिस्प्ले में फ्लिकरिंग नोट नहीं होती। तो भाई यहाँ पर PWM डिमिंग डे टू डे यूजेज में मेरे को एक्चुअली यूजफुल लग रहा है। अब ये फोन आता है कर्व डिस्प्ले के साथ, जिसका मैं पर्सनली फैन हूं। और इसी के साथ भाई ये कर्व डिस्प्ले ना ग्रिप बनाने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है फोन की, क्योंकि इससे ना राउंड है, जिसकी वजह से ग्रिप काफी अच्छी बनती है। और ऊपर से ये फोन काफी ज्यादा लाइट वेट है और स्लिम सा फोन है। और यहाँ पर जो हमने वेरिएंट लिया था
ये मैट फिनिश के साथ लिया था। इसका ग्लॉस वेरिएंट भी आता है, लेकिन उस पर फिंगरप्रिंट काफी ज्यादा दिखते हैं और भाई स्क्रैचेस भी भरपूर लगती हैं। तो ये इसकी एक एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है भाई मैट फिनिश होने की वजह से काफी ज्यादा स्लिपरी फोन है और ये एक बार नीचे गिर गया था फोन, मतलब इस तरीके से। जोक्स अपार्ट, इससे काफी ज्यादा ऊंची हाइट से गिरा था, पॉकेट से गिरा था और गिरने के बाद इसमें डेंट आ गया क्योंकि ये साइड से लगा था। अगर ये डिस्प्ले से लगता पक्का टूट जाता। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप ये मैट फिनिश वाला है, ग्लॉस फिनिश वाला कोई भी फोन ले रहे हो ना, तो अच्छा खासा कवर लगा लेना क्योंकि कर्व डिस्प्ले को काफी संभाल के रखना पड़ता है। अब ये फोन ऐसा भी नहीं है सारी कमियों के साथ आता है, इसके अंदर अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कि ये फोन 5G रेडी है। अपनी सिम डालो इसके अंदर और अगर आपके एरिया के अंदर 5G है तो आपको इसके अंदर 5G मिल जाएगा। हमने इंडोर तक 5G चलाया, हालांकि स्पीड 5G की अभी कम है, बाकी इसकी कॉलिंग क्वालिटी काफी अच्छी है। बट अगर आपके बैकग्राउंड में कोई मशीन चल रही है, काम चल रहा है, तो भाई उसकी साउंड आप जिससे बात कर रहे हो उस तक पहुंच जाएगी। तो इसका नॉइस कैंसिलेशन मेरे को थोड़ा सा वीक लगा। अब मैंने काफी जगह देखा कि ये वाईफाई 6 को फोन सपोर्ट करता है, लेकिन जब हमने कनेक्ट करने की कोशिश करी तो यहाँ पर वाईफाई 6 कहीं भी लिखा नहीं आया और हमने स्पीड भी चेक करी तो यहाँ पर मेरे को थोड़ी कम लगी वाईफाई 6 के कंपैरिजन में, जितनी बाकी फोनों के अंदर मिल रही है। तो मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूं कि ये वाईफाई 6 की कनेक्टिविटी के साथ आता है फोन या नहीं आता। लेकिन एक चीज में श्योर है, वो है इसकी कैमरा परफॉर्मेंस 9 Pro Plus के कंपैरिजन में कुछ जगह इंप्रूव करी है। जैसे कि अगर इसके मेन कैमरे के अगर आप टेक्सचर देखोगे ना स्किन टोन का, वो इंप्रूव करा है। आउटडोर में पहले 9 Pro Plus ऐसे कर देता था जैसे आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट लड़ने आए हो, लेकिन अभी ये काफी अच्छा लाइट कंट्रोल करता है 9 Pro Plus के कंपैरिजन में। अदर फोनों के कंपैरिजन में तो अभी भी ये कमजोर है, मैंने नथिंग से कंपेयर करा था और यहाँ पर जो कलर्स हैं वो अभी भी सैचुरेटेड मिलते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा डाउनग्रेड है वो है जो इन्होंने OIS रिमूव करा है। पहले 9 Pro Plus के अंदर OIS मिलता था जो फोटो के अंदर ही काम करता था। जब आप इंडोर फोटो क्लिक करते हो, लो लाइट में फोटो क्लिक करते हो और आपका हाथ फोटो क्लिक करते हो थोड़ा बहुत हाथ शेक हो जाता है, फिर भी शार्पनेस मिलती है OIS की वजह से, क्योंकि OIS कैमरे को स्टेबल करता है। लेकिन इसके अंदर EIS मिलता है जिसकी वजह से इंडोर फोटो 9 Pro Plus के कंपैरिजन में कम शार्प है और नाइट मोड के अंदर तो बुरे ही हाल है। 9 Pro Plus बहुत अच्छा परफॉर्म करता था नाइट मोड के अंदर, शार्पनेस अच्छी थी, जो ब्राइटनेस थी फोटो की वो भी काफी अच्छी थी, ओवर ब्राइट भी नहीं था और ना ही डल था। लेकिन 10 Pro Plus में शार्पनेस की कमी है और ब्राइट भी उतनी नहीं करता। तो जो लो लाइटिंग परफॉर्मेंस और इंडोर परफॉर्मेंस है मेन कैमरे की वो काफी ज्यादा बेकार है और अल्ट्रा वाइड भी मेरे को कमजोर लगा 9 Pro Plus के कंपैरिजन में। बाकी फ्रंट कैमरे के साथ भी सेम सीन है, काफी ज्यादा ओवर सैचुरेटेड कर देता है। पोर्ट्रेट मोड से फोटो क्लिक करोगे तो एज डिटेक्शन छोड़ो, स्किन टोन देखो, ऐसा कर दिया बिल्कुल इवन सा। तो इसका फ्रंट कैमरा भी मेरे को अच्छा नहीं लगा और अपोजिट सनलाइट तो भाई मेन और फ्रंट कैमरा बिल्कुल भी काम का नहीं है। और एक चीज और है जिसके लिए मैं इस फोन को रिकमेंड नहीं कर सकता, कोई दूसरा यूट्यूबर भी नहीं कर पाएगा, वो है इसकी वीडियो क्वालिटी। फ्रंट कैमरे में स्टेबलाइजेशन मिलती है लेकिन EIS इतना बेकार परफॉर्म करता है, पूरा बैकग्राउंड डांस करता रहता है हिच्चिक हिच्चिक। और इसी तरीके से बैक कैमरे में 1080p 30 fps तक तो आपको स्टेबलाइजेशन मिलती है और लाइट कंट्रोल भाई वीडियो के अंदर बहुत बेकार है, पिक्सेलेशन हद से ज्यादा मिलती है। और दूसरा जैसे आप 1080p 60 fps में स्विच कर जाओगे तो पूरी दुनिया नाचने लग जाती है। तो भाई इसकी वीडियो क्वालिटी फोन की काफी ज्यादा बेकार है। हमने नथिंग से कंपेयर करा था, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, हमारे चैनल पर मिल जाएगी आप लोगों को, वहां पर आपको पता लगेगा कि भाई इसकी वीडियो क्वालिटी कितनी बेकार है। तो कैमरा में फोन बेकार है, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो UI में आपको परेशान कर देगा। लेकिन एक चीज है जहां पर मेरे को ये फोन ठीक परफॉर्म करता हुआ दिखा, वो है इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस। PUBG न्यू स्टेट 70 to 80 fps के अंदर इजीली उसे रन करा देता है और अगर आप 60 fps में उसे प्ले करोगे तो कंसिस्टेंसी कमाल की मिलती है। हालांकि फोन थोड़ा सा हीट होता है बट इतनी मेजर हीटिंग इश्यूज नहीं है इस फोन के अंदर। तो अगर आप हैवी परफॉर्मेंस के लिए फोन देख रहे हो तो डेफिनेटली है, लेकिन नॉर्मल यूजर को ही परेशान करके रख देगा फोन। लेकिन गेमर्स इसके अंदर 3.5mm जैक तो है नहीं, तो आपको Type-C कनेक्टर लेना पड़ेगा या आपको भाई वायरलेस ईयरफोन लेने पड़ेंगे और वायरलेस में गेमिंग होती नहीं है। लेकिन इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स दिखे हैं, लेकिन स्टीरियो स्पीकर सिर्फ लाउड है, मेरे को डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा लगा, यहाँ पर क्लीन साउंड नहीं है इनकी। बाकी इसके अंदर जो हैप्टिक्स है उनकी इंटीग्रेशन काफी अच्छी है, वॉल्यूम अप डाउन करते हो, ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हो, मतलब इंटीग्रेशन काफी ज्यादा अच्छे से की है इन्होंने। और इसी के साथ इसके अंदर 5000 mAh का बैटरी है। लिटरली ये फोन हाथ में लोगे पता नहीं लगता, इतना ज्यादा स्लिम ट्रिम सा है, मतलब कैसे डाली है रियलमी ने इसके अंदर बैटरी। और हमने देखा इसके बैटरी बैकअप को कि लास्ट टाइम के कंपैरिजन में ये इंप्रूव्ड है। अगर आप एक नॉर्मल टू हैवी यूजर भी हो तो एक दिन का बैटरी बैकअप ये इजीली दे देता है। मैं इसके बैटरी बैकअप से वाकई में काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं। तो डेफिनेटली इस फोन को मैं लास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में इंप्रूव नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आप कम प्राइस के अंदर कर्व डिस्प्ले एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ही आप इस फोन की तरफ जा सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना कि कर्व डिस्प्ले के चक्कर में आपसे रियलमी 3 चीजों में कॉम्प्रोमाइज करा रहा है, कैमरा, बिल्ड और साथ ही UI में। तो देख रहे हो भाई पैसा कहां से निकाल रहा है रियलमी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करें, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस।